हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स श्रुति। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। ठीक है, तो हमारी अकाउंटिंग में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स ऑलरेडी कवर कर लिए। मैंने अकाउंटिंग साइकिल के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, उसमें अकाउंटिंग साइकिल आपके साथ डिस्कस की थी। उसके बाद कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, जो मैंने आपको बोला था कि आपको पता होने चाहिए, बिकॉज आगे जाके अगर आपको टर्म से क्लियर नहीं होंगे तो आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बाकी की चीज़ें सॉल्व आउट करने में। ठीक है, तो आज के क्लास में मैं आपके लिए कुछ और नए टर्म्स लेके आई हूँ। जैसे कि क्या है आज का क्या टर्म, क्या है पहला हमारे पास कैपिटल। तो कैपिटल क्या होती है, देखो, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। जैसे कि क्या होता है, लेट्स सपोज मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था। ठीक है, मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं क्या हूँ, मेरा आइडिया है, मैं बिजनेस स्टार्ट करी तो मैं बिजनेस की क्या हूँ, ओनर हूँ ना। ठीक है, तो बिजनेस क्या करते हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो ओनर पैसा रिकॉर्ड कर ओनर पैसा लेके आता है ना, उसको किस नाम से रिकॉर्ड करता है, कैपिटल। यानी कि अकाउंट्स के टर्म में हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे जिसमें आप देखेंगे कि बिजनेस और जो ओनर होते हैं ना, दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं। कभी भी हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वो ओनर के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको भी बताया कि क्या बोला मैंने, कि ओनर का जो पैसा होता है बिजनेस में, हम उसे किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल। यानी कि जो भी बिजनेस का ओनर है, वो जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे कहाँ पे, अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो बिजनेस में हम उसे किस नाम से दिखाएंगे कि ये कैपिटल है। और जहाँ पे भी कैपिटल दिखेगा हमको बिजनेस में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो हम वो कैपिटल से क्या समझेंगे, अच्छा ये किसका पैसा है, ओनर का पैसा है। समझ में आ गई बात। ठीक है, बोलना है कि पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज फर्दर यूज फॉर प्रोडक्शन एंड दस इट कंसिस्ट ऑफ ऑल फिक्स एंड करंट एसेट्स। ठीक है, अब देखो जो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, जिसको मैं कैपिटल बोल रही हूँ, उसी से तो मैं अपने बिजनेस में कोई भी चीज़ परचेज या सेल करूंगी। परचेज और सेल करने के लिए अलग से तो कहीं से पैसा नहीं लेके आऊंगी ना, इसे कैपिटल में से करूंगी। तो इसीलिए बोलना है कि वो पार्ट होती है हमारी वेल्थ की, जिससे हम क्या करते हैं, आगे का प्रोडक्शन में जिसको हम यूज़ करते हैं, एंड इसी से हमारी फिक्स एसेट्स, जो भी करंट एसेट्स है, इसी की परचेजिंग एंड सेलिंग की जाती है। समझ में आ गई बात। इसी कैपिटल से, जो हमने कैपिटल हमारे बिजनेस में आई है, उसी से हम क्या करेंगे, फर्दर फिक्स एसेट्स परचेज करेंगे अपने लिए, करंट एसेट्स परचेज करेंगे। ठीक हो गया, समझ में आ गई सबकी बात। लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टर्म समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, ठीक है। अब जो हमारी कैपिटल है ना, इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देखो, सिर्फ कैपिटल पढ़ोगे, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप जैसे जनरल एंट्री पास करो तो वहाँ पे आपको कैपिटल टर्म ही देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप आगे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, अच्छा, फिक्स कैपिटल नाम की भी चीज़ होती है, फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग कैपिटल नाम की भी चीज़ होती है, और एक वर्किंग कैपिटल नाम की भी चीज़ होती है। तो सब टर्म से आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। मेरा मोटिव ये है कि आपको मैं सारे टर्म से फैमिलियर करवाऊँ, तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आई यहाँ पे कि जो कैपिटल होती है, इसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला, फिक्स कैपिटल। देखो, फिक्स कैपिटल क्या होती है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। मनी इज ब्लॉक्ड इन फिक्स एसेट्स एंड नॉट अवेलेबल टू मीट करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, जिसमें मैंने आपको बताया कि असेट्स क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट्स, मैंने सारे एसेट्स वहाँ पे डिस्कस किया। तो प्लीज़ आप पहले जाके उस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम डिटेल में बार बार ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, ऑलरेडी मैंने वहाँ पे टर्म्स कवर किए हैं। तो बोलना है कि जो भी मैं अमाउंट इन्वेस्ट करूंगी अपने फिक्स एसेट्स को अक्वायर करने में, यानी कि लेट्स सपोज मुझे लैंड खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, कोई प्लांट खरीदना है, कोई मशीनरी परचेज करनी है, तो उसमें जो भी मैं अमाउंट इन्वेस्ट कर रही हूँ ना, कुछ नहीं, बस उसी को हम क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल। अमाउंट कौन सी इन्वेस्ट करूंगी, जो ओनर ने पैसा लगाया। लेट्स सपोज मैंने 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो उसी 5 लाख में से तो मैं लैंड भी लूंगी, बिल्डिंग भी लूंगी, सब कुछ लूंगी ना, इसलिए तो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जो फिक्स एसेट्स में पैसा लगता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उतना जो पार्ट ऑफ 5 लाख में से अगर मेरे 3 लाख के फिक्स एसेट्स आए हैं, लैंड आ रखी है, कोई बिल्डिंग, कोई मशीनरी आई है, तो मैं क्या कहूंगी, 3 लाख की मेरी कैपिटल, कौन सी कैपिटल हो गई यहाँ पे, फिक्स कैपिटल। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। मनी इज ब्लॉक्ड इन फिक्स एसेट्स एंड नॉट अवेलेबल टू मीट करंट लायबिलिटीज। सिंपल सी बात है, अगर मेरा पैसा करंट एसेट्स में, सॉरी, फिक्स एसेट्स में ब्लॉक हो गया, यानी कि मैंने 5 लाख में से 3 लाख की अगर मशीनरी ले ली है, तो क्या मैं उस 3 लाख को अब यूज कर सकती हूँ अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए, अपने डे टू डे ऑपरेशन को करने के लिए? नहीं कर सकती ना। वो तो फिक्स एक हमारे पास क्या हो गया, कैपिटल वहाँ पे हमने क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, एक फिक्स एसेट्स मैंने वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है, तो मैं उससे अब करंट लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर सकती हूँ। समझ में आ गया? ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। प्लांट एंड मशीनरी हो गई, जैसे कि बिल्डिंग परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं। समझ में आ गई चीज़? ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि करंट कैपिटल क्या होती है और वर्किंग कैपिटल क्या होती है। देखो, करंट कैपिटल को हम करंट फ्लोटिंग कैपिटल भी बोलते हैं। फ्लोटिंग कैपिटल क्यों बोला जाता है? बिकॉज असेट्स परचेज विद द इंटेंशन ऑफ सेल सच एज स्टॉक, इन्वेस्टमेंट आर टर्म्ड एज फ्लोटिंग कैपिटल। यानी कि जब हम अपनी कैपिटल का यूज कर रहे हैं करंट असेट्स परचेज करने के लिए, सेल करने के, जैसे कि स्टॉक, मेरा काम था
मैं सोप का प्रोडक्शन करती थी, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया होगा, सोप परचेस किया होगा। तो मैंने कैपिटल को कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, करंट एसेट्स परचेस करने के लिए। करंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं जिनको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने स्टॉक परचेस किया, तो इसलिए किसका पार्ट हो गया, करंट कैपिटल, क्योंकि करंट कैपिटल से ही तो मैंने स्टॉक परचेस किया है, ठीक है। और इनको ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको खरीदा ही क्यों जाता है, सेल करने के लिए। तो वही बोले कि असेट्स परचेस विद इंटेंशन ऑफ सेल सच एज स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट आर टर्म्ड एज फ्लोटिंग कैपिटल। इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट कैपिटल या फिर करंट फ्लोटिंग कैपिटल। सिंपल सी चीज़, आई होप सबके समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या आ रहा है नेक्स्ट टर्म, दैट इज वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैपिटल क्या होती है ना, बोला है पार्ट ऑफ कैपिटल अवेलेबल विद द फर्म फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। अच्छा, मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। हमारे पास एक क्या होती है, ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, लेट्स सपोज मैं किसी चीज़ का प्रोडक्शन करती हूँ, ठीक है। प्रोडक्शन करती हूँ, सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, कैश होगा, ठीक है। उस कैश से मैंने क्या किया होगा, रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट किया होगा, यानी कि रॉ मटेरियल मैंने परचेज किए होंगे, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, ठीक है। अब कैश मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, मेरे कैश से मेरे पास क्या आ गए, रॉ मटेरियल आ गए। अब इस रॉ मटेरियल से मेरे पास क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होते हैं कि मतलब रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया, अब मेरा काम क्या है, प्रोग्रेस में, जिस भी चीज़ का मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ वो काम चल रहा है। अब वर्क इन प्रोग्रेस के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, यहाँ पे फिनिश गुड्स, यानी कि काम पूरा हो गया और गुड्स रेडी होके, मतलब गुड्स बन के रेडी हो चुके हैं, समझ में आ गया। फिनिश गुड्स के बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट की सेल करेंगे। सेल करेंगे तो हमारे पास अमाउंट क्या होगी, रिसीव होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, रिसीवेबल। फिर जब अमाउंट रिसीव होगी तो फिर से मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास 5 लाख रुपए थे, मेरे पूरे के पूरे 5 लाख रुपए क्या हो चुके हैं, इस साइकिल में लगने वाले हैं। मैंने कैश था, मैंने लगा दिया, मैंने रॉ मटेरियल परचेज कर दिए। अब क्या हो रहा है, जब मैंने रॉ मटेरियल परचेज कर दिया तो ये मेरा पैसा ब्लॉक हो गया ना। अगर इस ऑपरेटिंग साइकिल को, मतलब ये पूरा काम कंप्लीट होने में, यानी कि उस गुड्स के रॉ मटेरियल परचेज करने से, वर्क इन प्रोग्रेस से, फिनिश गुड रिसीव, उसको सेल आउट करने तक, लेट्स सपोज अगर 3 मंथ्स का टाइम लगता है। मैंने क्या बोला, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाती हूँ। ये एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या कहती है कि जैसे कि मैंने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, अब उसमें मेरा पैसा ब्लॉक रहेगा ना। जैसे मैंने 5 लाख रुपए थे मेरे पास, मैंने 5 लाख रुपए इसके प्रोडक्शन में लगाए हुए, कैश था मेरे पास, मैंने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, मेरे गुड्स बन रहे हैं। तो गुड्स जब बनेंगे, जब मार्केट में जाएंगे, सेल होंगे, तब जाके तो मेरे पास पैसा आएगा ना। तब तक तो मेरा पैसा एक तरीके से वो ब्लॉक हो चुका है, हुआ है कि नहीं हुआ है। अब मानो ये पैसा आना है मेरे पास 3 महीने लगेंगे। इस पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट होने में अगर 3 मंथ्स लगेंगे तो क्या होगा, मेरा पैसा तो ब्लॉक है, तो मैं कैसे अपनी करंट लायबिलिटीज़ का पेमेंट करूँगी। मुझे और भी तो चीज़ें देखनी होंगी ना। क्या मैं 3 महीने तक अपने वर्कर्स को पेमेंट नहीं करूँगी, सैलरी पे नहीं करूँगी, अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को वेजेस पे नहीं करूँगी, या कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे बीच में, उनका पेमेंट कहाँ से करूँगी, है कि नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल को कंप्लीट होने में तो टाइम लगता है, तो इसीलिए हमारे रोल में कौन आती है, वर्किंग कैपिटल। ये बोलती है कि ऐसी पार्ट ऑफ कैपिटल होती है जो फर्म के पास अवेलेबल रहती है। फर्म को ये वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके चलनी होती है ताकि वो अपने डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस को क्या कर सके, मेंटेन कर सके, यानी कि डे टू डे खर्चे, अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इनका पेमेंट कर सके। इसी को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। जिससे हम अपने डे टू डे ऑपरेशंस करते हैं, जिस कैपिटल से, जिस पोर्शन का, द पोर्शन ऑफ कैपिटल, जिससे हम क्या करते हैं, अपने डे टू डे ऑपरेशंस करते हैं, जिससे हमारे फर्म की डे टू डे वर्किंग चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जो आप सबको पता होना चाहिए, बहुत काम आता है, याद रखें, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्लियर है सबको, ओके। तो ये था मोटा मोटा क्या, कैपिटल के बारे में। कैपिटल कुछ नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज कैपिटल, बीइंग एन कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कैपिटल इज नथिंग बट द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर, ठीक है। जो अमाउंट ओनर ने कंट्रीब्यूट करी अपने बिजनेस में, बिजनेस उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस नाम से शो करता है, कैपिटल। देखो यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि बिजनेस और ओनर अलग होते हैं ना, तो हमें सारी जो एंट्री पास करनी होती है, जो भी अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड करना होता है। तो इसलिए बिजनेस हर किसी को नाम देता है। जैसे यहाँ पे उसने ओनर के पैसे को क्या नाम दिया, बोला कि इसको हम कैपिटल बोलेंगे, भाई ये हमारे लिए क्या है, कैपिटल है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि इंटरेस्ट इज पेड ऑन कैपिटल, यानी कि जो ओनर है ना, उसने क्या करा है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया बिजनेस में, तो उसके बदले में उसे कुछ मिलना भी तो चाहिए ना, तो उसके बदले हम उसको क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। कैपिटल तो पढ़ लिया, अब आज का जो नया टॉपिक है, नेक्स्ट जो टर्म हम सीखेंगे, दैट इज ड्रॉइंग, ठीक है। अब देखो, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर, यानी कि जब ओनर ने पैसा लगाया तो मैंने उसको क्या बोला कि बिजनेस से बोलता है ये तो हमारे लिए कैपिटल है। लेकिन अगर बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहा है ओनर अपने पर्सनल खर्चों के लिए, क्या बोला मैंने, जब
ओनर यानी कि जो बिजनेस का ओनर है, लेट्स सपोज मैं अपने पर्सनल खर्चों के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रही हूँ, बिजनेस के खर्चों के लिए नहीं, किसके लिए, अपने पर्सनल कोई घर के खर्चों के लिए अगर बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रही हूँ तो उसको बिजनेस क्या बोलता है कि हम इसे रिकॉर्ड करेंगे किस नाम से, ड्रॉइंग। या आपने क्या कर दी भाई, आपने तो ड्रॉइंग कर दी, आपने बिजनेस का पैसा यूज कर रखा है अपने पर्सनल कामों के लिए। तो वही बोल रहा है, वो पैसा भी हो सकता है, वो गुड्स भी हो सकते हैं, यानी कि मैं पैसा भी विड्रॉ कर सकती हूँ या फिर मैं बिजनेस का कोई सामान, कोई गुड्स भी वहां से विड्रॉ कर सकती हूँ। तो वही बोल रहा है, अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर्स कौन होते हैं, अनदर नेम ऑफ ओनर। याद रखना, प्रोप्राइटर किसे कहा जाता है, अनदर नेम ऑफ ओनर। बहुत जगह पे टर्म प्रोप्राइटर लिखा जाएगा, बहुत जगह पे टर्म ओनर लिखा जाएगा, तो पता होना चाहिए आपको मतलब। तो बोला है कि अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर और ओनर फॉर हिज प्राइवेट और पर्सनल यूज इज टर्म्ड एज ड्रॉइंग। कॉस्ट ऑफ यूजिंग बिजनेस असेट्स फॉर प्राइवेट और डोमेस्टिक यूजेस ड्रॉइंग। समझ में आ गया सबको? बहुत छोटी सी चीज़ है, जब भी कोई भी चीज़ में बिजनेस से विड्रॉ करनी, चाहे वो पैसा हो चाहे कोई गुड्स हो, जो कि बिजनेस के काम नहीं आ रही, जो मेरे अपने पर्सनल काम आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। जैसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा लिया हुआ है। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर डोमेस्टिक यूज, अपने घर के यूज के लिए मैंने बिजनेस का कोई गुड्स यूज किया हुआ है। यूजिंग बिजनेस व्हीकल फॉर डोमेस्टिक यूज, भाई है तो ऑफिस की कार, लेकिन मैं उसे अपने घर के मेंबर्स को फैमिली ट्रिप पे लेके जा रही हूँ। यूजिंग बिजनेस प्रेमाइसेस फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, मेरा बिजनेस मतलब मेरे वहाँ पे क्या है, फैक्ट्री है कोई या कोई ऑफिस है, मैं उसको क्या अपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रही हूँ। है किसकी प्रॉपर्टी, बिजनेस की प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रेमाइसेस है, वहाँ पे रहना इज नॉट लीगल, बट मैं उसे अपने पर्सनल अपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो वो क्या है, ड्रॉइंग। और जब भी ड्रॉइंग होती है ना, तो उससे इंटरेस्ट इज कलेक्टेड ऑन ड्रॉइंग। तो बिजनेस क्या करता है, ड्रॉइंग जब कोई पार्टनर करता है, जो भी ओनर जब कोई ड्रॉइंग करता है, तो क्या करता है, अगर वो पैसे ही विड्रॉ कर रहा है तो बिजनेस क्या करता है, उसमें इंटरेस्ट उससे लेता है। कैपिटल में क्या करता था, ओनर को इंटरेस्ट देता था। ड्राइंग जब भी कोई ओनर कोई ड्राइंग करेगा तो उससे क्या करेगा, उस पर इंटरेस्ट लेगा। एक तरीके से अब बिजनेस उधार दे रहा है किसको, ओनर को। वहां पे क्या है, ओनर ने पैसा कंट्रीब्यूट किया बिजनेस को, तो ओनर ने पैसा बिजनेस को दिया है, तो क्या हो रहा है, ओनर को इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिजनेस ओनर को पैसा उधार में दे रहा है, तो बिजनेस को पैसा एक तरीके से दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस जो क्या है, ओनर से पैसा लेगा। समझ में आई चीज की नहीं आई? ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉइंग। नेक्स्ट टर्म में बढ़ते हैं, आज का जो नया टर्म है दैट इज, वेट फॉर अ सेकेंड, ओके, दैट इज प्रोप्राइटर। अभी मैंने बताया आपको प्रोप्राइटर कौन होता है, दे आर द ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है, ओनर होता है। लास्ट में जब मैंने आपको ड्राइंग बताया तो उसमें टर्म आया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता देती हूँ कि प्रोप्राइटर क्या होता है, इसको भी कवर कर लेते हैं। बोला एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन हु अंडरटेक द रिस्क ऑफ अ बिजनेस आर नोन एज प्रोप्राइटर। ठीक है, दे इन्वेस्ट देयर फंड इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। ठीक है, चलो समझते हुए चलते हैं। कोई भी इंडिविजुअल भी हो सकता है। देखो पहले मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा कि बिजनेस कितने तरीके से होते हैं। एक सोल ट्रेड होता है, यानी कि कोई सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है। एक क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, यानी कि 4-5 लोगों ने मिलकर बिजनेस चलाया। और एक फिर क्या होती है, कंपनी होती है। समझ में आ गया? तो जो सोल ट्रेड होता है ना, उस केस में प्रोप्राइटर कौन होता है, इंडिविजुअल। अगर मानो मैंने अपना कोई सिंगल बिजनेस स्टार्ट किया, मैं सोल ट्रेडिंग कर रही हूँ, मेरा सोल बिजनेस है, तो मैं उस केस में क्या हूँ, इंडिविजुअल हूँ, और मैं ही इंडिविजुअल क्या हूँ, उस केस में ओनर हूँ। अब लेट्स सपोज कोई एक पार्टनरशिप फर्म है, मैंने अकेले बिजनेस नहीं किया, हमने 4-5 लोगों ने मिलकर कोई बिजनेस को खोला है, कोई एक फर्म खोली है। और हमने कौन सी फर्म खोली, पार्टनरशिप फर्म खोली, यानी कि उसमें पार्टनर्स है, मैं सिंगल नहीं हूँ, 4-5 लोग और भी हैं जो उस बिजनेस के ओनर है। तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होगा कि जो मेरे साथ 4-5 लोग मिलकर बिजनेस खोल रहे हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, ओनर। तो पार्टनरशिप फर्म के केस में प्रोप्राइटर या फिर ओनर कौन होते हैं, जितने भी पार्टनर्स होंगे। ठीक है, और कंपनी के केस में ओनर कौन होते हैं या प्रोप्राइटर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। पता चल गई ना सब कोई चीज? ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप ऑफ पर्सन में क्या आ गए, आपके पार्टनरशिप फर्म भी आ गई और आपके शेयर होल्डर्स भी आ गए। ठीक है, हु अंडरटेक द रिस्क ऑफ बिजनेस। एक तरीके से जो ओनर होते हैं ना, वही तो रिस्क उठा रहे हैं। अगर मैं कोई बिजनेस खोल रही हूँ तो मैं रिस्क ले रही हूँ ना, मैं रिस्क ले रही हूँ कि अच्छा ठीक है, मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगी कहीं पे और मैं देख रही हूँ कि बिजनेस कैसा चलेगा, तो मैं रिस्क ले रही हूँ। तो वही बोल रहा है कि जो भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन जो रिस्क लेता है बिजनेस में, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं कि वो ओनर है। समझ में आ गई चीज? ठीक है, दे इन्वेस्ट देयर फंड इनटू बिजनेस एज कैपिटल। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि जो भी ओनर फंड इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसको हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि वो अपना फंड इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, और बिजनेस से किस नाम से रिकॉर्ड करता है, कैपिटल के नाम से, ओनर का पैसा। ठीक हो गया। आफ्टर मीटिंग ऑल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, इफ देयर रिमेन्स एनी सरप्लस, इट इज नोन एज प्रॉफिट एंड प्रोप्राइटर इज रिवॉर्डेड विद प्रॉफिट फॉर द रिस्क अंडरटेकन बाय हिम। लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो सारे एक्सपेंसेस बेयर करने के बाद, जैसे मैंने लेट्स सपोज मैंने बिजनेस खोला कोई, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अगर मेरे पास मैंने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है और 1 साल के अंदर में मेरे को अगर 1,20,000 का क्या हो रहा है,
रिटर्न आ रहा है तो मेजू का कहूँगी अरे नहीं नहीं 1,20,000 मेरा प्रॉफिट है, बिल्कुल नहीं। उसमें मेरे कोई खर्चे होंगे, मेरे पास मैंने हो सकता है कोई स्टाफ रखा, मुझे उसकी सैलरी पे करनी है, मुझे कोई मशीनरी इंस्टॉल करनी होगी, कोई फिक्स एसेट्स इंस्टॉल करना होगा, कोई चीज़ रिनोवेट करवानी होगी, ठीक है। तो ये सारे खर्चे पे करूँगी ना पहले। जब वो सारे खर्चे पे कर दूंगी उसके बाद अगर कोई सरप्लस अमाउंट बच जाती है, कोई एक्सेस में अमाउंट बच जाती है, तो वो मेरा क्या हो जाती है, फिर मैं फिर क्या कहूँगी कि दिस इज माई प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट किसको दिया जाता है, ओनर को। वो प्रॉफिट किसका होता है, ओनर का प्रॉफिट होता है। सिमिलरली ये बोल रहा है कि एक्सपेंस जब हमारे एक्सीड कर जाते हैं रेवेन्यू, यानी कि अगर मेरी रेवेन्यू 1 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, मेरे को सिर्फ 1,20,000 का भी रिटर्न आया अगर मैं आपसे कहती हूँ, लेकिन मेरे खर्चे इतने हो गए थे कि उसने मेरी इनकम से ज़्यादा मेरे खर्चे हो गए थे। 1,40,000 का मेरे पास खर्चा आ गया था। मैंने फैक्ट अपनी शॉप का रेंट पे किया, एम्प्लॉयज़ को सैलरी वगैरह पे की, सब कुछ करने के बाद 1,40,000 का मेरा खर्चा आ गया। कमाया कितना था, 1,20,000, खर्चा कितना हो गया, 1,40,000। तो ये क्या है, डेफिसिट जो है, जो भी लॉस भी है ना, ये भी कौन बॉर्न करता है, प्रोप्राइटर। ये भी प्रोप्राइटर को ही झेलना पड़ता है, ये भी ओनर को ही झेलना पड़ता है। यानी कि प्रॉफिट होगा तो किसको मिलेगा, ओनर को मिलेगा। लॉस होगा तो वो भी कौन देखेगा, वो भी ओनर ही देखेगा। इज दैट क्लियर और नॉट। मैंने फिर से बोल रही हूँ, अगर किसी को किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो के लास्ट टर्म पे, दैट इज रिसीवेबल्स। ठीक है, अब देखो रिसीवेबल्स क्या होते हैं। व्हाट बिजनेस हैज टू रिसीव फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज, ऐसे समझते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, ए है, मतलब लेट्स सपोज मैं ए हूँ और एक बी था, ठीक है। बी, ए कौन है, मैं कौन हूँ, सेलर हूँ, बी कौन है, यहाँ पे परचेजर है। मैंने गुड्स बेचे हैं किसको, बी को, क्रेडिट में मतलब क्या होता है, उधार में, ठीक है। मैंने गुड्स बेचे हैं बी को उधार में, ठीक है। तो क्या बोलना है मैंने पे, मैं सेलर हूँ, बी क्या है, परचेजर है। तो जिसको मैंने गुड्स बेचे उधार में, वो पर्सन मेरे लिए कौन बन जाएगा, डेटर। डेटर कौन होते हैं, जिनसे मुझे पेमेंट लेना है। मैंने सिंपली बोला कि मैंने गुड्स बेचे हैं बी को, कैसे बेचे हैं, उधार में बेचे हैं। तो मैं क्या हूँ, यहाँ पे सेलर हूँ, बी क्या है, यहाँ पे परचेजर है। तो मेरे को क्योंकि बी से गुड्स परचेज करने हैं, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेटर। यानी कि जिसने मुझसे गुड्स परचेज कर रखे हैं क्रेडिट में, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, डेटर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि डेटर कौन होता है, डेटर वही होता है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ टर्म, कि द पर्सन फ्रॉम whom who has purchased goods on credit to us from us, ठीक है। यानी कि जिसने हमसे गुड्स उधारियाँ परचेज किया वो डेटर है, ये मुझे फ्यूचर में इस चीज़ का पेमेंट करेगा, ठीक है। अब ये बोलता है कि व्हेन डेटर एक्सेप्ट द बिल्स ड्रॉन बाय अस, दे बिकम द पार्ट ऑफ बिल्स रिसीवेबल्स। अब एक कंडीशन और होती है कि जो हमारे डेटर्स है ना, देनदार, जिन्हें हमें फ्यूचर में पैसा देना है, ये क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, इन डेटर्स को ना एक बिल ड्रॉ कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं, हमें बिल ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें मैं मेंशन कर सकती हूँ डेट, मैं मेंशन कर सकती हूँ अमाउंट, कि इतनी इतनी पर्टिकुलर डेट में आप मुझे इतनी इतनी अमाउंट पे कर दीजिए, ठीक है। और जैसे ही मैंने इस पर एक बिल ड्रॉ किया, अगर इसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरा डेटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बिल्स रिसीवेबल्स में। आप टर्म पढ़ोगे, इसको शॉर्ट में BR भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा डेटर फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल्स में। समझ में आया। तो फ्लो कुछ ऐसे चलता है, पहले मैंने सेल करी, देखा सेल करी तो मेरे पास क्या है, डेटर्स आए, फिर डेटर्स मेरे किस में कन्वर्ट होंगे, बिल्स रिसीवेबल्स में। फिर ये बिल्स रिसीवेबल मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एट द एंड कैश में। यानी कि मुझे लास्ट में क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा। सो दिस इज द साइकिल। पहले डेटर्स आते हैं, फिर हम जब डेटर्स को बिल ड्रॉ कर देते हैं, बिल क्यों ड्रॉ करते हैं, ताकि हमें इमीडिएट पेमेंट मिल जाए, जल्द से जल्द पेमेंट मिल जाए। मैं लिख दूंगी कि ये डेट है, ये अमाउंट है, आप प्लीज मुझे इतने टाइम पे पेमेंट करिए। अगर डेटर ये बिल एक्सेप्ट करता है तो फिर डेटर मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, BR में। फिर ये बाउंड हो जाता है कि इस पर्टिकुलर डेट पे मुझे इतनी अमाउंट पे करेगा ही करेगा, ठीक हो गया। ओके, देन ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कैश में। जब वो मैच्योरिटी अमाउंट आती है, जब उस बिल की अमाउंट, जब सॉरी डेट जब बिल में मेंशन लिखी होती है, जब वो डेट आती है तो मुझे पेमेंट कर देगा, तो मेरे BR किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं कि सारे डेटर्स BR में कन्वर्ट होते होंगे ना, भी कुछ कुछ डेटर्स को मैं BR में कन्वर्ट कर रही हूँ, हो सकता है, क्योंकि एक ही डेटर तो नहीं होगा, 10 डेटर्स होंगे, उसमें से हो सकता है मैंने 5 डेटर्स को बिल ड्रॉ कर दिया, उनको मैंने BR में कन्वर्ट कर दिया होगा। तो इसीलिए बोलता है कि जो रिसीवेबल्स टर्म जहाँ भी आप देखोगे ना, उसमें सिर्फ डेटर ही नहीं आता, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, यानी कि जो भी मेरे पास डेटर्स थे, ठीक है, और जो भी उसमें से BR में कन्वर्ट हो गए, बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गए, जिनको मैंने बिल इशू करवा दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, या फिर कुछ नए डेटर्स आ गए, तो सारे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को कंबाइन करके जो हम टर्म यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीवेबल्स। तो जहाँ पे भी आप टर्म देखेंगे रिसीवेबल्स, तो इसका मतलब समझ जाना कि उसमें हमारे डेटर्स भी इंक्लूडेड है और हमारे बिल्स रिसीवेबल्स भी उसमें क्या है, इंक्लूडेड है। समझ में आ गया। और इनको हम कहाँ शो करते हैं, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्यों, क्योंकि डेटा संभालने क्या होते हैं, असेट होते हैं। असेट क्यों होता है, बिकॉज फ्यूचर में मुझे बेनिफिट देने वाले हैं, फ्यूचर में मुझे पैसा मिलने वाला है, और जो भी चीज़ फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली होती है वो हमारे लिए क्या कहलाती है, असेट कहलाती है। समझ में आ गई चीज़। सो ये कुछ टर्म्स थे आज हमने डिस्कस किया। कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है, प्रोप्राइटर कौन होता है, रिसीवेबल्स क्या होते हैं, ठीक हो गया। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं मैं, क्योंकि हर आपके
हर एक क्लास में 4 से 5 टर्म्स ही कवर करी ताकि वो बर्डन ना हो और आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं कुछ आपके लिए बेसिक टर्म्स लेके आऊंगी और जल्द से जल्द हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे की जाएंगी। इसके बाद हम सीधे कहाँ मूव करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशंस में। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी आज की क्लास में प्रॉब्लम हुई, आपको नहीं समझ में आया कोई भी टर्म, कहीं पर भी दिक्कत हुई, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोज़ को शेयर करिए। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।